मैं अरुणा कुजूर, सहायक प्राध्यापक भूगोल, हॉली क्रॉस विमेंस कॉलेज अंबिकापुर से। एमए ज्योग्राफी सेकंड सेमेस्टर में एक पेपर है एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट लॉज, जिसके फोर्थ यूनिट में एक टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने इकोलॉजी के बारे में देखा था। ये इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम इकोसिस्टम को विस्तार से देखेंगे। चलिए देखते हैं इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव समुदाय का उसके वातावरण से और अन्य जैविक समुदाय से जो पारस्परिक संबंध पाया जाता है उसे पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। अब आप कहेंगे इकोलॉजी में भी हमने यही देखा था, तो यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इकोसिस्टम में हम किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन करते हैं, वहीं इकोलॉजी में हम पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार इकोसिस्टम इकोलॉजी की एक छोटी इकाई है। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले A.G. टांसले महोदय ने सन 1935 में किया था। उनके अनुसार पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरण के सभी जैविक तथा अजैविक कारकों के एकीकरण का परिणाम है। उन्होंने पुनः बताया कि पारिस्थितिक तंत्र दो भागों से बना होता है। पहला है जीवोम, किसी विशेष क्षेत्रीय इकाई के पौधों और जीव जंतुओं का जटिल समूह जीवोम कहलाता है। दूसरा है निवास्य, वो भौतिक पर्यावरण जहाँ जीव रहता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ परिभाषाएं, जिनमें पहला है F.R. फोर्सबर्ग के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र एक कार्यशील एवं परस्पर क्रियाशील तंत्र होता है जिसका संगठन एक या अधिक जीवों तथा उनके प्रभावी पर्यावरण भौतिक एवं जैविक दोनों से होता है। नेक्स्ट, मांकहाउस तथा समाल के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र भौतिक पर्यावरण अथवा निवास क्षेत्र में पौधों तथा जीवों का समूह होता है। नेक्स्ट, A.N. स्ट्राहलर तथा A.H. स्ट्राहलर के अनुसार जीवों के समूह के साथ परस्पर क्रियाशील संगठनों के सकल सामुच्चय को पारिस्थितिकीय तंत्र या सामान्य रूप से पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट है हेगेट के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र वह पारिस्थितिक व्यवस्था है जिसमें पादप एवं जीव जंतु अपने पर्यावरण से पोषक श्रृंखला द्वारा जुड़े रहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र किसी क्षेत्र विशेष में विकसित वह व्यवस्था है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव समुदाय और भौतिक घटक परस्पर क्रियाशील रहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना। इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। जैविक घटक को फिर से हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है पोषण क्षमता के आधार पर और दूसरा है क्रियाशीलता के आधार पर। चलिए पहला देखते हैं पोषण क्षमता के आधार पर, जिसमें पहला है स्वपोषी या प्राथमिक उत्पादक। इसमें उन पेड़ पौधों और बैक्टीरिया को शामिल करते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये दूसरे जीवों को आहार उपलब्ध कराते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक उत्पादक या प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। दूसरा है परपोषी या उपभोक्ता। ये प्रत्यक्ष रूप से स्वपोषित संघटकों से भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें उपभोक्ता या कंज्यूमर्स भी कहा जाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है प्राणी समभोजी। वे जीव जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है तथा जो भोज्य पदार्थ को अंतर्ग्रहित करके पचाते हैं। अंतर्ग्रहित यानी जीवों द्वारा शरीर में ठोस भोजन को अंदर लेना। ये तीन प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है शाकाहारी। ये जीव अपना भोजन केवल पौधों से प्राप्त करते हैं, जैसे खरगोश, हिरन, गाय, बकरी, हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि। दूसरा है मांसाहारी। ये जीव अन्य जंतुओं के मांस को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे शेर, चीता, मेंढक, लकड़बग्घा, मगरमच्छ, नेवला आदि।
तीसरा है सर्वाहारी। ये जीव पौधों के साथ साथ जंतुओं के मांस को भी भोजन के रूप में लेते हैं, जैसे चींटी, चूहा, गिलहरी, भालू और स्वयं मानव। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रमुख विभाजन, परजीवी। वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के शरीर के बाहर या अंदर रहकर प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं, जैसे खटमल, मच्छर, अमरबेल आदि। इसके बाद तीसरा है मृतजीवी। वे जीव जो अपना भोजन मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे कवक यानी फफूंद, मशरूम, जीवाणु आदि। इसके बाद हम देखेंगे क्रियाशीलता के आधार पर। इसे हम विस्तार से देखते हैं। क्रियाशीलता के आधार पर हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता और तीसरा है अपघटक। पहला देखते हैं उत्पादक। ये हरी पत्ती वाले स्वपोषित पौधे होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये देख लेते हैं। ये सौर विकिरण से ऊर्जा प्राप्त कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और मृदा से जल और पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम लेते हैं। इनका उपयोग करके ये प्रथम पोषण स्तर तैयार करते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं उपभोक्ता की। ये अपने भोजन के लिए उत्पादक वर्ग पर निर्भर करते हैं। इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, जो अपने भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर रहता है, जिसे हम शाकाहारी जीव भी कह सकते हैं। दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता, जिसे हम मांसाहारी जीव भी कहते हैं। ये अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहता है। तीसरा है तृतीयक उपभोक्ता, जिसे हम सर्वाहारी जीव कहते हैं, जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ताओं पर निर्भर रहता है। इस प्रकार यदि हम देखें तो एक श्रृंखला बन जाती है, जिसे हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला या फूड चेन। इसके अलावा सर्वोच्च उपभोक्ता भी होते हैं जिसे कोई नहीं खाता, जैसे शेर, मोर और स्वयं मानव। इन्हें जो भोजन मिलता है उसे सर्वोच्च पोषण स्तर के अंतर्गत रखा जाता है। अब बात करते हैं अपघटक की। ये जीव जटिल जैविक पदार्थों को एक दूसरे से अलग करके उन्हें सामान्य बनाते हैं, जिससे ये फिर मिट्टी में मिल जाते हैं और पौधों को उपलब्ध हो जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जैविक घटक। इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है भौतिक कारक, या जिसे जलवायु तत्व भी कह सकते हैं। दूसरा है अकार्बनिक कारक और तीसरा है कार्बनिक कारक। पहला देखते हैं भौतिक कारक, जिसके अंतर्गत तापमान, आर्द्रता, सूर्य का प्रकाश, ऊर्जा, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति आदि को शामिल किया जाता है। इन सभी में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सौर ऊर्जा है, जो किसी भी क्षेत्र विशेष में जलवायु को प्रभावित और नियंत्रित करती है। इसके बाद दूसरा है अकार्बनिक कारक। ये स्वपोषी घटकों जैसे हरे पौधों के पोषक तत्व हैं, जिन्हें ये वातावरण से प्राप्त करते हैं। इनमें जल, वायुमंडलीय गैस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि, मिट्टी, खनिज जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि, लवण जैसे फास्फेट, नाइट्रेट, सल्फेट आदि को शामिल किया जाता है। सबसे पहले इसका उपयोग उत्पादक करता है, फिर उपभोक्ता और अंत में अपघटकों द्वारा मुक्त होकर ये फिर से पर्यावरण में आ जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कार्बनिक कारक। इसमें मृत पादपों एवं वस्तुओं से प्राप्त प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ह्यूमस, शर्करा, लिपिड आदि को शामिल किया जाता है। जीवाणुओं और कवकों की क्रिया से ये अकार्बनिक पदार्थों में बदल दिए जाते हैं और पौधे इसका फिर से उपयोग करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र की कार्यशीलता।
पारिस्थितिक तंत्र की क्रियाशीलता को 3 शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है। पहला है ऊर्जा प्रवाह, दूसरा है उत्पादकता और तीसरा है जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रतिरूप तथा ऊर्जा प्रवाह ऊष्मागतिकी के 2 नियमों द्वारा निर्धारित होता है। पहला, ऊर्जा का न तो निर्माण होता है ना ही क्षय होता है, इसका रूपांतरण होता है। उदाहरण के लिए, हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और रासायनिक ऊर्जा श्वसन क्रिया के कारण ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। दूसरा है, जब ऊर्जा का रूपांतरण होता है तो ऊर्जा का ह्रास भी होता है। यह क्षय हुई ऊर्जा ऊष्मा के रूप में वायुमंडल में विकिरित हो जाती है। उदाहरण के लिए, हरे पौधे जब प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं तो कुछ ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। इस प्रकार कोई भी जीव भोजन द्वारा प्राप्त की गई समस्त ऊर्जा को अपने शरीर में इकट्ठा नहीं रख सकता। कोई भी जीव प्राप्त की गई ऊर्जा के औसत 10% भाग को ही शरीर निर्माण में प्रयुक्त कर सकता है। शेष 90% ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में अपव्यय हो जाता है। सामान्यतः जब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा पहुंचती है तो उसका अधिकांश भाग नष्ट हो जाता है। जैसा कि इस चित्र में उत्पादक के पास 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा है, जो प्राथमिक उपभोक्ता खरगोश तक 10% अर्थात 1,000 किलो कैलोरी, द्वितीयक उपभोक्ता सांप तक 100 किलो कैलोरी और तृतीयक उपभोक्ता बाज तक केवल 10 किलो कैलोरी ऊर्जा ही पहुंच पाती है। इस प्रकार प्रत्येक स्तर में 90% ऊर्जा जैविक क्रियाओं में खर्च हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता। पहले पोषण स्तर में स्वपोषित पौधों द्वारा सौर ऊर्जा तथा पोषक तत्वों का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण विधि से प्रति समय इकाई में जैविक पदार्थों अथवा ऊर्जा की वृद्धि दर को पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है प्राथमिक उत्पादकता। उत्पादकों द्वारा प्रकाश संश्लेषण एवं रासायनिक संश्लेषण की क्रिया द्वारा संग्रहित की गई सौर ऊर्जा की दर को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। इसे फिर हम 2 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला है सकल प्राथमिक उत्पादकता। किसी निश्चित अवधि में श्वसन के लिए प्रकाश संश्लेषण तथा रासायनिक संश्लेषण द्वारा की गई रासायनिक ऊर्जा की कुल मात्रा को सकल प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। दूसरा है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। यह उस जैविक ऊर्जा को संचित करने की दर है जिसे उपभोक्ताओं ने प्रयोग नहीं किया होता है। अतः यह उन प्राथमिक उत्पादकों के बायोमास की वृद्धि दर को दर्शाता है जो उपभोक्ताओं द्वारा छोड़ दिया जाता है। इसके बाद दूसरा हम देखेंगे द्वितीयक उत्पादकता। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों के अतिरिक्त जो उत्पादन होता है उसे द्वितीयक उत्पादकता कहा जाता है। फिर हम देखेंगे निबल उत्पादकता। पारिस्थितिकी तंत्र की कुल उत्पादकता, जिसमें पेड़ पौधे और जंतु भी शामिल होते हैं, निबल उत्पादकता कहलाती है। इसके बाद हम देखेंगे जैव भू रासायनिक चक्र। सभी रासायनिक तत्व जैव मंडल में पर्यावरण से जीवों और जीवों से वापस पर्यावरण में चक्रीय पथ पर चक्कर लगाते रहते हैं। इस क्रिया को ही जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। उदाहरण के लिए पोषक तत्व चट्टानों से मिट्टियों में पहुंचते हैं, वहां से ये पौधों की जड़ों से होकर वनस्पति समुदाय में पहुंचते हैं, फिर आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों से होते हुए दोबारा मृदा में मिल जाते हैं और चट्टानों का भाग बन जाते हैं। इन पोषक तत्वों का संचरण
ऊर्जा प्रवाह के द्वारा संभव हो पाता है। जैव भू रासायनिक चक्र 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है जल चक्र। जल चक्र से आशय सूर्य की ऊष्मा से जल राशियों का जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में पहुंचता है और अधिक ऊंचाई पर संघनित होकर बादल बन जाता है। यही जल वर्षा तथा संघनन के अलग अलग रूपों द्वारा पुनः पृथ्वी पर आता है। इसमें से अधिकांश जल बहकर फिर समुद्र में चला जाता है और जल का कुछ भाग मिट्टी के द्वारा सोख लिया जाता है। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा का मात्र 0.0004% भाग ही जल चक्रण में रहता है। गैसीय चक्र में पहला हम देखेंगे कार्बन चक्र। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा लगभग 0.3% होती है। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के जीव श्रृंखला में संचरण करके पुनः वायुमंडल में चले जाने की प्रक्रिया को ही कार्बन चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नाइट्रोजन चक्र। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा 79% होती है, जो कि दूसरे वायुमंडलीय गैसों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। यद्यपि नाइट्रोजन वायु में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, लेकिन पादप एवं जंतु इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं। कुछ नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जैसे राइबोजियम, क्लोस्ट्रीडियम, एनाबिना, नॉनस्टाक आदि तथा कुछ नीले हरे शैवाल ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग कर सकते हैं। मृदा को वायुमंडलीय नाइट्रोजन वर्षा, बिजली गिरने तथा जीवाणुओं से प्राप्त होती है। पौधे इसे मृदा से नाइट्राइट्स तथा अमोनिया के रूप में प्राप्त करते हैं। पौधों के नाइट्रोजन का उपयोग जंतु भोजन के रूप में करते हैं। इसका कुछ भाग जंतुओं के उत्सर्जन द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। नाइट्रोजन पोषण के द्वारा एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होता है। मृत पादपों एवं जंतुओं का जीवाणुओं द्वारा अपघटन होने से मुक्त नाइट्रोजन अंततः फिर से वायुमंडल में पहुंच जाता है। इस प्रकार वायुमंडल से ग्रहित नाइट्रोजन का एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरण तथा अंततः वायुमंडल में मिलना नाइट्रोजन चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन चक्र। वायुमंडल में इसकी मात्रा लगभग 21% होती है। यह वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से जल में घुली हुई और चट्टानों में ऑक्साइड व कार्बोनेट के रूप में मिलती है। स्थलीय जीव इसे सीधे वायुमंडल से और जलीय जीव जल से प्राप्त करते हैं। ऑक्सीजन से प्राणियों के शरीर में रक्त संचरण बना रहता है। इसकी कमी होने से पौधों का समुचित विकास नहीं हो पाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे ऑक्सीजन यह उत्पाद के रूप में निकालते हैं। सभी जीव श्वसन के रूप में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन से अकार्बनिक पदार्थ तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त करके ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन चक्र प्रकृति में हमेशा चलता रहता है। फिर हम देखेंगे अवसादी चक्र। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, आयोडीन आदि खनिज तत्वों के चक्र को शामिल किया जाता है। इनका मुख्य स्रोत मृदा है। इन खनिज तत्वों को पेड़ पौधे घुलित अवस्था में अवशोषित करते हैं। यदि हम पारिस्थितिक तंत्र में खनिज तत्वों के प्रवाह को देखें तो पोषक तत्व सबसे पहले उत्पादक यानी कि हरे पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है। फिर उनके माध्यम से वो शाकाहारी जीवों में जाता है, शाकाहारी जीवों से मांसाहारी जीवों में जाता है। फिर वो अपघटक द्वारा आता है, अपघटक के पास आता है और अपघटक से फिर वो मिट्टी में मिलकर पोषक तत्व हरे पौधों को मिलता है। इस प्रकार सेकेंड पार्ट में हमने
पारिस्थितिकी तंत्र, उसकी संरचना और क्रियाशीलता को देखा। थर्ड पार्ट में हम पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार को देखेंगे। धन्यवाद।